फिर आपको उसके बाद में पाइथन सीखने में एक इतना टाइम नहीं लगेगा। आपको 1 महीने में आप पाइथन सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर ही है, आपको पता ही है कि होते क्या है। आपको बस उसका सिंटैक्स देखना है और सिंटैक्स देख के थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? बस उतना ही डिफिकल्ट होता है, बाकी कुछ नहीं होता। डिफिकल्ट भी नहीं होता, ईज़ी होता है। ठीक है? चलो, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ना, क्या क्वेश्चन है हमारा। तो बोल रहा है राइट अ नेस्टेड इफ प्रोग्राम फॉर लॉगिन वैलिडेशन। ठीक है, देखो जब भी हम लॉगिन करने जाते हैं ना, सपोज आप गूगल या फिर इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हो, फेसबुक पे लॉगिन करते हो, गूगल पे लॉगिन करते हो, है ना? कहीं पे भी जब आप लॉगिन करते हो, तो लॉगिन करने से पहले क्या करते हो? आप डायरेक्टली लॉगिन करते हो क्या? बोलो, ईश्वरी, तन्वी। आप डायरेक्टली लॉगिन नहीं करते हो। सबसे पहले, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करते हो, यानी लॉगिन से पहले आपका क्रिएट अकाउंट होता है ना? बराबर है कि नहीं, ईश्वरी? वी हैव क्रिएट एन अकाउंट। एक मिनट, मेरा हेडफोन निकल गया है। ठीक है, लॉगिन से पहले हम अपनी को आपको खुद को रजिस्टर करते हैं, यानी हम साइन अप करते हैं, है ना? हाँ, करते हैं साइन अप, करते हैं कि नहीं ईश्वरी? यस सर। साइन अप में हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू इन द साइन अप? इन द साइन अप वी रजिस्टर अवरसेल्फ। हमारे सारी इंफॉर्मेशन रजिस्टर करवाते हैं, हम रजिस्टर करवाते हैं। ओके, रजिस्टर करवाते हैं। रजिस्टर करवाने का मतलब क्या क्या रजिस्टर करवाते हो? आप बोलते हो कि मेरा यूजर नेम जो है वो ये होने वाला है, मेरा पासवर्ड जो है वो ये होने वाला है, मेरा ईमेल आईडी जो है वो ये होने वाला है, मेरा नेम जो है वो ये होने वाला है, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो ये होना। ये सारी चीजें देके आप क्या करते हो? आप अपना साइन अप करते हो, यानी आपका एक अकाउंट बनता है, क्रिएटेड एन अकाउंट। समझ आया ईश्वरी? है ना? है ना? ठीक है, आपका एक अकाउंट बनता है। ठीक है, ये अकाउंट नहीं हो गया, ये अकाउंट हो गया। ठीक है, यू क्रिएट एन अकाउंट। अच्छा, अगर आपने किसी एक ईमेल को यूज करके अगर आपने अकाउंट बनाया, सपोज आपने यूज किया आपने यूज किया xyz@gmail.com, है ना? अगर आपने ये यूज किया, तो आप सेम ईमेल से दूसरा अकाउंट बना सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल टू यूज द सेम ईमेल टू क्रिएट अदर डिफरेंट अकाउंट? ये पॉसिबल नहीं होता, है ना? आप एक ईमेल से एक ही अकाउंट बना सकते हो ना? समझ आया ईश्वरी, तन्वी? बात समझ आ रहा है? आपने ट्राई किया है कभी? अगर आप किसी एक ईमेल आईडी से एक अकाउंट बना लेते हो, मे बी गूगल का अकाउंट आपने बना लिया, तो सेम ईमेल से, या फिर आपने लेट से आपने अकाउंट बनाया है, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लिया आपने, ठीक है? इंस्टाग्राम पे खुद को साइन अप कर लिया, गूगल ईमेल ये सारी चीजें डाल के आपने अपना क्रिएट अकाउंट कर लिया। अब सेम ईमेल यूज करके आप नया अकाउंट नहीं बना सकते। वो क्या बोलेगा? ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या बोलेगा? ईमेल ऑलरेडी, समझ में आ रहा है? ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना? बोलता है कि नहीं ऐसा? क्या बोल रहा है वो? कि ये ईमेल से कोई और पहले ही रजिस्टर कर रखा है, मे बी आप नहीं कर रहा होगा। ये ईमेल से पहले से कोई रजिस्टर है, आप इससे मत करो। ट्राई डिफरेंट ईमेल, क्या बोलता है? ट्राई डिफरेंट ईमेल आईडी। बोलता है कि नहीं ऐसे गाइस? ईमेल, है ना? तो ये प्रॉब्लम बनता है। जब हमने एक बार साइन अप कर लिया, तो साइन अप करने के बाद में हम क्या करते हैं? लॉग इन करते हैं कि नहीं लॉग इन? यस ईश्वरी, वी डू ना लॉग इन, करते यस हैं। सर। ओके, अब लॉग इन में हम क्या चेक करते हैं? कि जो यूजर नेम हमने लॉग साइन अप करते समय डाला था, यूजर नेम और पासवर्ड, तो यहाँ पे जो यूजर नेम और पासवर्ड हमने साइन अप करते हुए डाला था, वो वैलिड है या नहीं। लिसन, जो यूजर नेम और पासवर्ड हमने रजिस्टर करते टाइम डाला था, वो वैलिड है या नहीं, यानी इस यूजर नेम और इस पासवर्ड के नाम का कोई एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। समझ आ रहा है? मे बी मैंने यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो दोनों गलत डाल दिया, समझ आया? मे बी ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। मे बी मेरा यूजर नेम से ये पासवर्ड गलत हो गया, पासवर्ड भूल गया हूँ, पासवर्ड से ये यूजर नेम भूल गया हूँ, तो ये हमें वैलिडेट करना पड़ता है कि जो भी यूजर लॉगिन करने जा रहा है वो वैलिड है या नहीं है। समझ में आया? ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है, जो यूजर नेम है
यूजर नेम है और जो पासवर्ड है ये वैलिड है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो एक्चुअली सही है या नहीं है। अगर वो सही होगा तो ही तो हम उसको लॉगिन करवा रहे होंगे ना, अगर वो गलत उसने डाल दिया तो फिर भी क्या उसको लॉगिन करवा रहे होंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। लॉगिन और यूजर नेम और पासवर्ड का मतलब क्या है कि आपके आपको आपका यूजर नेम पता है, आपको आपका पासवर्ड पता है, तो कोई और आपके अकाउंट में एंटर नहीं कर पाएगा। आप ये डालोगे तो अल्गोरिदम जो है वो आइडेंटिफाई करेगा, नहीं ये वैलिड है, वैलिड यानी ये सही डाला इसने, तो इसको अंदर डाल दो, अंदर प्रोसीड कर दो। अगर ये कोई भी ये गलत डालता है तो कोई वो आपके अकाउंट में साइन अप कर पाएगा, मे बी किसी को आपका यूजर नेम पता होगा बट आपका पासवर्ड नहीं पता, तो वो अंदर नहीं जा सकता। तो इस इन चीजों को हम बोलते हैं वैलिडेशन। क्या बोलते हैं गाइस? इनको हम बोलते हैं वैलिडेशन। समझ में आ रही है बात? बोलो। हाँ सर। है ना? इसको बोलते हैं वैलिडेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं वैलिडेशन, चेक करना। वैलिडेशन का मतलब चेक करना कि यूजर नेम और पासवर्ड सही है या नहीं। ओके। अगर यूजर नेम पासवर्ड जो है वो सही हो रहा होगा, अगर दोनों उसने सही डाला है, तो उसको हम लॉगिन करवा देंगे, लॉगिन सक्सेसफुल बोल देंगे। अगर दोनों सही है, जो यूजर नेम है और जो पासवर्ड उसने डाल डाल रखा है वो दोनों सही है, दोनों करेक्ट है, तो उसको हम क्या बोल रहेंगे? लॉगिन सक्सेसफुल बोल देंगे ऐसे गाइस। है कि नहीं? है ना? लॉगिन सक्सेसफुल बोल देंगे। यूजर ने पासवर्ड जो आपने डाला है दोनों सही है। बट अगर जो यूजर ने उसने डाला हुआ है, ओके, और जो पासवर्ड उसने डाला है ये दोनों ही गलत है, तो क्या उसको, दोनों देखो, दोनों हो सकते हैं कि एक सही है दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, या फिर पहला गलत है दूसरा गलत है, यानी दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए गलत। दोनों में से एक भी अगर गलत है तो भी वैलिडेट नहीं कर सकते आप, और दोनों भी गलत हो सकते हैं। समझ आया? इन केस में हम क्या कर सकते हैं? लॉगिन फेल बोल सकते हैं ऐसे गाइस, बोल सकते हैं। बोलो, ये समझ आया कि एक्चुअली वैलिडेशन होता क्या है? ईश्वरी, समझ आया? तन्वी, है ना? कि वैलिडेशन होता क्या है, ये बात समझ में आ रहा है गाइस? हेलो? यस सर। पक्का समझ आया? ये जो हमने डिस्कस किया क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से यस पहले क्या, सर। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पता है गाइस, हमें क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे तो, और क्वेश्चन में एज केसेस भी होती है जो कि हमें हैंडल करना पड़ेगा, तो हमें क्वेश्चन को समझना है, सबसे पहले टाइम लेना है, क्वेश्चन को समझना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं इसके अंदर। ओके। अब देखो मुझे पता है कि अ, मुझे पता है कि एक्चुअली इसमें दो चीजें हमें उसको उससे लेना है, दो चीजें लेना है उससे, एक तो यूजर नेम लेना है और एक पासवर्ड लेना है, बराबर है? एक तो उससे यूजर नेम लेना है और एक तो पासवर्ड लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल बना लेंगे। वी विल क्रिएट यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये दो चीजें बना लेंगे। ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड ये दो चीजें उससे बना लेंगे। ठीक है, ओके। ओके देखो, ये तो दो दो वेरिएबल बना लिया, इंटी स्ट्रिंग यूजर नेम स्ट्रिंग पासवर्ड, ये ले लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो आउटर इफ होगा ना, उसके अंदर यूजर नेम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? यूजर नेम। अगर यूजर नेम जो डाल रखा है वो एक्चुअली किसी का यूजर नेम है, मे बी लेट से, अगर यूजर नेम इक्वल टू, अब हमें पता है कि इक्वल टू ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं। अगर यूजर नेम इक्वल टू, अब यहाँ पे हम डमी कुछ ले रहा हूँ, डमी ले रहा हूँ। अगर मेरा यूजर नेम इक्वल टू बोलता हूँ, ये होता है अंकित @007, ठीक है, तो ये मेरा यूजर नेम है। अगर ये यूजर नेम ये होता है, बोल रहा हूँ क्या, इफ यूजर नेम इक्वल टू दिस, ठीक है, ये होता है, तो अभी मैं आप मेरा यूजर नेम लीक कर दिया क्या? अगर मेरा यूजर नेम भी लीक हो गया तो मेरा पासवर्ड मेरे पास है ना? और पासवर्ड, उसके बाद भी मेरे पास टू टू स्टेप ऑथेंटिफिकेशन भी है, टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन वो भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा पासवर्ड भी लीक नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मेरा यूजर नेम ये है तो ही तो मैं उसको आगे पासवर्ड डालने के लिए प्रोसीड करूंगा ना। अगर मेरा यूजर नेम उसने पहले गलत डाल दिया, मैं उसको पूछा कि चलो इंटर यू यूजर है, उसने गलत डाल दिया, तो क्या उसको पासवर्ड डालने के लिए बोलूंगा? नहीं, वो बोलूंगा कि यूजर नेम ही नहीं सही है। समझ में आ रहा है ईश्वरी, तन्वी? बोलो, मेक सेंस है कि नहीं गाइस? ईश्वरी, तन्वी, समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ सर। हाँ, तो सबसे पहले ये इफ है,
ओके, अगर मेरा यूजर अगर वो यूजर नेम सही डालता है, ओके, तो उसके बाद में हम उसको पासवर्ड डालने को बोलेंगे, बोलेगा इफ जो पासवर्ड है, ओके, इफ जो पासवर्ड है वो इक्वल टू, अब देखो पासवर्ड में मैं डमी ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई नहीं ले रहा हूँ, बोलता हूँ 0000, 4 बार 0 अगर पासवर्ड है तो वो सही है। अगर ये भी सही होगा तो हम बोल देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लॉग इन सक्सेसफुल। क्या बोलेंगे? लॉग इन सक्सेसफुल, ऐसे बोल देंगे। ओके, अगर ये जो पासवर्ड उसने डाला है वो गलत है, तो यहाँ पे जाके हम एल्स ब्लॉक भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं एल्स पासवर्ड, ओके, यहाँ पे बोल सकते हैं पासवर्ड इनकरेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस गाइस, बोलो, बोल सकते हैं ऐसे। यस सर। अगर ये फॉल्स हो गया तो डायरेक्टली एल्स में आके क्या बोलेगा? पासवर्ड इनकरेक्ट। अगर मेरा पहला वाला इफ ट्रू हो गया, अंदर आया, अंदर वाला भी इफ ट्रू हो गया, यानी यूजर ने पासवर्ड सही है, तो हम बोलेंगे लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, बट अगर वो जो यूजर ने उसने डाला है वही गलत है, तो हम यहाँ पे एल्स भी लगा सकते हैं, एल्स भी लगा सकते हो, बोल सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या बोलते हैं, चेक योर यूजर नेम, चेक चेक यूजर नेम, यूजर नॉट फाउंड, ऐसे बोल सकते हैं, यूजर नेम नॉट फाउंड, यूजर नेम नॉट फाउंड। ठीक है, ओके गाइस, इज इट मेकिंग सेंस टू यू टिल नाउ? मतलब बताइए, ये वाला करेंगे, समझ में आया अभी? इसमें पिक्चर क्लियर हो रही है, क्या करेंगे? यस सर। ओके, हाँ अभी इसमें थोड़ा कोड कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स राइट वीएस कोड। सर, अब हम सॉल्व कर सकते हैं खुद से ये वाला। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये वाला हम अब खुद से कर लेंगे सॉल्व। ओके ओके, चलो फिर, बहुत अच्छे। खुद से अब एक कोई भी डमी बना लेना, यूजर नेम पासवर्ड एक डमी बना के, मैं आपको बस 2 मिनट बता देता हूँ, पूरा मैं नहीं बताऊंगा, आप ट्राई करेंगे हाँ तो सर। दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखो, एक एक्चुअल ईमेल पासवर्ड, जो ईमेल पासवर्ड हम कैसे ओपनली रखते नहीं है, बट अभी हमें उसका प्रोग्राम लिखना है। ईमेल पासवर्ड एक इनक्रिप्टेड तरीके से होता है, कोई जान नहीं सकता। ओके, तो हम बोलते हैं, मैं बोलता हूँ मेरा स्ट्रीम, ओके, स्ट्रीम नॉट ईमेल आईडी, स्ट्रीम, लेट्स से यूजर नेम, ओके, और यूजर नेम कुछ भी रख सकते हो आप पे डमी, मैं बोलता हूँ अंकित@007, ये मेरा ईमेल है। अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ओके, ईमेल, देन विल राइट स्ट्रिंग पासवर्ड इज इक्वल टू, ये मेरा पासवर्ड है, इसको आप इंटीजर में भी ले सकते हो, लेट्स टेक इट टू इंटीजर, लेट्स से इंटीजर पासवर्ड दैट इज इक्वल टू 0000। ये मैंने ऐसे ही लिया, ये मेरा एक्चुअल ईमेल एंड एक्चुअल पासवर्ड, अब इससे कंपेयर करूंगा। नाउ यू विल राइट द कोड फर्दर, ओके, किसको किस तरह से करेंगे, दैट विल बी इवन इजी, राइट? ठीक है, तो नहीं समझ आया? हाँ, ओके, सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो, हाँ, बोलो बोलो, सर सर वो अपन ने स्ट्रिंग और इंट लिए। हाँ। फिर वो इंट में मतलब मैंने कल वैसे ही करके देखा तो वहां पे वो कोड कोड में एरर आ रहा था। एरर कैसे आ रहा था? क्या किया था आपने? आपने ऐसे किया था क्या? मैं बस सबसे पहले इफ लिखता हूँ, इफ, है ना, कंडीशन में क्या डालते हैं, अगर मेरा यूजर नेम इक्वल टू ये है, जो एक्चुअल होना चाहिए, अंकित@007, ठीक है, ये है, हाँ ऐसे किया था आपने? हाँ। अगर ऐसा होगा तो उसको पासवर्ड के लिए भेजेंगे, तो आई विल फॉर, नॉट फॉर, इफ, है ना, इफ, अगर इफ। मैं, हाँ, अगर मैं बोलता हूँ अगर पासवर्ड इक्वल टू 0000 होता है, ओके, अगर ऐसा होता है तो ये जो मेरा ब्रैकेट है वो कहाँ गया, एक ब्रैकेट चाहिए होगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, देखो, ये इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, दैट विल मेक सेंस, इसको भी थोड़ा निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर पासवर्ड ये होगा
तो हम बोलेंगे इसको सिस्टम डॉट प्रिंट लॉग इन सक्सेसफुल। ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बोलेंगे सिस्टम डॉट प्रिंट चेक लॉग इन फेल्ड इनकरेक्ट इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है। ओके। तो ये पासवर्ड का हो गया। अगर यूजर नेम सही होगा तो पासवर्ड के अंदर चेक करेगा, पासवर्ड सही होगा तो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो बोलेगा पासवर्ड इनकरेक्ट पासवर्ड लॉगिन फेल। ओके। और अगर मेरा यूजर नेम ही गलत है, तो यूजर नेम गलत है तो इसके इन केस में हम यहाँ पे एल्स लिखेंगे, एल्स लिखेंगे। और एल्स के अंदर हम सेम चीज जो है वो डाल रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है। अब मैं बोलूंगा लॉगिन लॉगिन फेल इनकरेक्ट यूजर नेम, या फिर लॉगिन फेल ही नहीं कर सकते, पासवर्ड उसको उसने डाला ही नहीं है, तो हम बोलेंगे इनकरेक्ट यूजर नेम, प्लीज चेक योर यूजर नेम। ठीक है, समझ में आ गया? है ना इजी? ईश्वरी, तन्वी, है कि नहीं? समझ आया अभी कोड लिखने के बाद में? यस गाइस। सर वो स्ट्रिंग मेरे इसमें स्ट्रिंग में आया था। क्या स्ट्रिंग में आया? मतलब मतलब स्ट्रिंग इनिशियलाइज मतलब स्ट्रिंग नहीं है बराबर ऐसे बोला था। तो आपने स्ट्रिंग को इनिशियलाइज नहीं किया था कि आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा स्ट्रिंग को इस तरह से? नहीं सर पूरा किया था ऐसे आपने किया है ना कोड वैसे ही किया था क्योंकि स्टार्टिंग के भी सब क्वेश्चन वैसे ही है इस। अच्छा। तो मुझे क्वेश्चन आप थोड़ा दिखाओगे तो मुझे समझ आएगा। आप मुझे फोटो भेजिए निकाल के, या फिर इशू मुझे एरर दिखाना है, क्या एरर आ रहा है, तो ही मैं समझ पाऊंगा, है ना, क्या हो रहा है तो। ठीक है। ठीक है ना सर मैं मतलब पूछती हूँ क्लास के बाद। ओके, मुझे आप फोटो भेज दो, जो भी एरर आ रहा है उसका, आपका जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसका मुझे फोटो भेज दो, या फिर एरर जो आ रहा है एरर को मुझे फोटो क्लिक करके भेज दो, या फिर एरर पढ़ के भी बता दोगे तो भी चल चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है तो। ठीक ठीक है है। ना सर। ओके, हाँ। चलो, तो दैट इज वी हैव डन विद गाइस। अच्छा बताइए, और कुछ प्रॉब्लम है, और किसी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स है? तन्वीश्वरी, पूछो पूछो। हाँ, और किसी क्वेश्चन पे प्रॉब्लम है? ईश्वरी, आपको कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में? यस बताइए, मेरा साउंड आ रहा है ना? ईश्वरी, तन्वी, आस्था, अब मेरा साउंड क्लियर है? यस सर। और बताओ, और किसी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम है? इन डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन एनी क्वेश्चन? कुछ भी प्रॉब्लम है? सर वो कंडीशनिंग स्टेटमेंट का एक समझा दीजिए, सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला क्या क्वेश्चन है, पढ़ के बताओ तो, क्या क्वेश्चन यस है? सर। असाइनमेंट नंबर 3 में का क्या? हाँ, राइट अ जावा प्रोग्राम दैट टेक्स टू नंबर हाँ। एज इनपुट एंड प्रिंट्स द लार्जर वन। तो जहाँ पे आपको टेक इनपुट फ्रॉम यूजर बोला है ना, हाँ वो इनपुट फ्रॉम यूजर ना लेके अभी फिलहाल, क्योंकि इनपुट फ्रॉम यूजर हमने पढ़ा नहीं है ना, वो टॉपिक आगे हाँ आएगा। तो आपने बस नॉर्मल वेरिएबल बना लेना है, दो वेरिएबल बनाओ एंड उसमें से लार्ज प्रिंट करवाओ, रिफाइनल्स। हाँ हाँ, ओके ओके सर। यूजर से वहाँ पे अभी, वो कंपेयरिंग ऑपरेटर्स यूज होंगे ना। हाँ कंपेयरिंग, क्योंकि इफ एल्स के अंदर कंपेयरिंग ऑपरेटर यूज होते हैं, उसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। और एक है सर। ओके। या उसको रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। इसका सिर्फ थोड़ा आइडिया चाहिए, फिफ्थ हाँ वाला। Create a हाँ। Java program that check if a given string password हम्म meets the criteria of being at least 8 characters long. If हम्म। it does, print password is valid, otherwise print password is too short. ओके। तो ये करने के लिए ना एक्चुअली, हाँ, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है बट फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो करते क्या है, हमारे पास में कुछ फंक्शंस होते हैं। अब ये फंक्शंस क्या होते हैं, ये फंक्शंस हमें अभी नहीं समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन नहीं हमने पढ़ा नहीं है।
बट अभी हम उसको मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक पासवर्ड, यही पासवर्ड है मेरे पास, बट लेट्स से आई विल क्रिएट अनदर पासवर्ड स्ट्रिंग नॉट स्टैक ओवरफ्लो। ओके ओके स्ट्रिंग लेट्स से पास। ओके क्योंकि पासवर्ड नाम से पहले से बना रखा है तो उसी नाम से मैं दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकता। लेट्स से पास इज इक्वल टू ABCDEFGHI। ठीक है ये लिख लिया मैंने। ठीक है अब देखो मुझे इसका लेंथ देखना है, लेंथ। अगर जो लेंथ है, लेंथ का मतलब क्या होता है, इसका इसका लेंथ क्या होता है, कितने टोटल कैरेक्टर इसके अंदर है। तो देखो इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कैरेक्टर है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है कि एटलीस्ट, तो ये जो है ना इसके अंदर 9 कैरेक्टर है ना, तो इसका साइज जो है ना, साइज वो हो जाता है 9। समझ आया, जितने कैरेक्टर होंगे उतना उसका साइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो स्ट्रिंग है पासवर्ड, इसका साइज क्या है, इसका साइज है 9 है। समझ में आ गया। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है कि अगर 8 से ऊपर होगा, अगर जो उसका लेंथ है, इसको बोलते हैं लेंथ का मतलब भी क्या होता है, साइज हो जाए, या फिर इसको लेंथ भी बोलते हैं, लेंथ बोल जाए। लेंथ लेंथ भी क्या होता है, कितने कैरेक्टर उसके अंदर है मुझे पता करना पड़ेगा कि उसकी साइज क्या है, या फिर साइज और लेंथ तो सेम ही होती है। अगर किसी के साइज 9 है तो उसका लेंथ भी 9 होता है। ठीक है तो मुझे बस देखना है कि अभी तो करंट इसके 9 है, 9 साइज और लेंथ का मतलब क्या है, इसके अंदर 9 कैरेक्टर है। ओके तो मुझे देखना है कि अगर मेरे जो कैरेक्टर है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इसके अंदर जो है वो 9, सॉरी वो 8 से अगर ऊपर होते हैं तो मेरा चल जाएगा। 8 या 8 से ऊपर होते हैं तो चल जाएगा। अगर वो टोटल कैरेक्टर जो है वो 8 से छोटे है, कम है, तो वो नहीं चलेगा। तो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ पता करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है। तो अभी हमने फंक्शन नहीं पढ़े, इट विल नॉट मेक सेंस, बट ओके इन फर्दर लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द फंक्शन। जब क्लासेस ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना तब ये अच्छे से समझ में आएगा। मुझे बस लेंथ पता करनी है। आई विल राइट पास डॉट, यहाँ पे एक लेंथ होता है, कैन यू सी द लेंथ, लेंथ फंक्शन देखा पासवर्ड डॉट लेंथ। इट विल नॉट मेक सेंस राइट नाउ गाइस, बट ये पासवर्ड, ये जो पासवर्ड है उसका लेंथ, ये जो लेंथ मैंने लिखा है ना, यहाँ से ये लेंथ लिखा है ना, इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, उसका एक लेंथ पता चल जाएगा। जो भी उसका लेंथ होगा ना वो मुझे पता हो जाएगा। और पासवर्ड डॉट लेंथ अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होता है, ठीक है, ये जो लेंथ है, लेंथ का मतलब कितने कैरेक्टर्स के अंदर है, ये वाले जो लाइन है ना मुझे लेंथ निकाल के दे देगी। ये वाली लाइन अभी के लिए कंसिडर इट एज अ ग्रांटेड कि ये मुझे लेंथ निकाल के दे देगी। क्या लेंथ है वो निकाल के दे देगी। अभी लेंथ क्या है, 9, तो मुझे 9 मिल जाएगा। इसको करने से पहले मैं आपको एक दिखा देता हूँ। सिस्टम डॉट प्रिंट और इसमें बोलता हूँ मैं पासवर्ड डॉट लेंथ। ओके लेंथ, तो अगर मैं लेंथ को प्रिंट करता हूँ, देखो मैंने क्या किया है, पासवर्ड डॉट लेंथ को प्रिंट किया है। अगर इसको रन करें तो मुझे क्या मिल रहा होगा, मुझे मिल रहा होगा 9, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के अंदर कितने हैं, 9 है, तो मुझे 9 मिल रहा होगा। दिख रहा है 9, दिखा है यहाँ पे देखो, आया ना 9, आया ईश्वरी। हाँ सर। ओके ओके तो अगर मुझे पासवर्ड डॉट लेंथ से, ये जो पासवर्ड डॉट लेंथ मैंने लिखा है इससे मुझे साइज मिल गई है, एक्चुअल साइज जो उसकी है, तो उसको कंपेयर कर लेंगे। इफ अगर मेरा पासवर्ड डॉट लेंथ उस वो अगर ग्रेटर और इक्वल टू 8 होता है, तो इस समय आई विल राइट सिस्टम डॉट प्रिंट वैलिड वैलिड पासवर्ड, ऐसे लिख सकते हैं। ओके बट अगर ऐसा नहीं है, इफ इट्स नॉट लाइक दिस, तो इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, आई विल राइट सिस्टम डॉट प्रिंट पासवर्ड पासवर्ड ओके पासवर्ड लेंथ, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, पासवर्ड लेंथ शुड पासवर्ड शुड कंटेन मिनिमम मिनिमम 8 कैरेक्टर। समझ में आया है कि नहीं, समझ में आया, अभी क्लियर है। देखो तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले तो लेंथ निकाल लिया, लेंथ मुझे लेंथ निकाल के दे देगा। उस लेंथ को मैं 8 से कंपेयर कर लूंगा। अगर मेरा लेंथ जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है तो वो एक वैलिड पासवर्ड है। अगर नहीं है तो हम बोलेंगे पासवर्ड शुड कंटेन मिनिमम 8 कैरेक्टर्स। ओके अगर इसको रन करें तो अभी तो मेरी पासवर्ड जो वो है वो सक्सेसफुल है, तो वो बोल जाएगा पासवर्ड वैलिड पासवर्ड नाम की मेरा आउटपुट आ जाएगा। बट अगर मैं पासवर्ड को ये जो ABCD कैरेक्टर में डाले, इसके अंदर मैं ओनली ABC डालता हूँ, ABCD डाल देते हैं तो 4 हो गया। 4 इज लेस देन 8 राइट। तो इस केस में मुझे आ रहा होगा पासवर्ड शुड कंटेन मिनिमम 8 कैरेक्टर। आया समझ में,
है कि नहीं? ऑफ कोर्स इट विल मेक मोर सेंस जब हम क्लासेस ऑब्जेक्ट सीखेंगे, अभी हमने क्लासेस ऑब्जेक्ट नहीं सीखा है तो इट्स ओके, बट इट्स इस तरह से अभी के लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ईश्वरी, तन्वी, यस समझ सर। आया? ओके चलो, तो ये है हमारा ओके फाइन। चलिए, तो ये यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करते हुए, और बताइए और क्या, और कोई क्वेश्चन है गाइस? बताइए, और कोई क्वेश्चन है? ईश्वरी, तन्वी, और कोई आपको कंफ्यूज हो रहा है, और किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ हाँ, बताइए, किसी और है, कोई और क्वेश्चन है जो आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूँ? बताइए। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, आगे वाला बताऊँ? यस गाइस, आगे सर वो कोड एक बार दिखाइए ना। कोड दिखाऊं? हाँ हाँ, देखो कौन सा वाला देखना है आपको कोड? ये जो अभी बताया वो। ओके, ये तो मैं भेज दूंगा ना आपको बाद में, हाँ ठीक है सर। है कि नहीं? तो उस कोड के बारे में टेंशन लेना है, हमें समझना है, ठीक है? समझ गए, समझ जाओगे ठीक तो है आप सर। खुद ही कोड क्लिक कर दोगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो, सर, तो हाँ, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा? लीप ईयर, सबसे पहले लीप ईयर होता क्या है वो देखो, क्योंकि लीप ईयर हमें पता नहीं, पता होना चाहिए सबसे पहले, है ना? सबसे पहले आप क्या फेब्रुअरी करो? में हम्म, हाँ बोलो बोलो, लीप ईयर का क्या डिफिनेशन होता है? फेब्रुअरी में 29 डेज होते हैं। फेब्रुअरी में 29 डेज होते हैं, और क्या होता है लीप ईयर का सिग्निफिकेंस, उसके बारे में कुछ जानकारी? सन इक्लिप्स होता है, ऐसा कुछ मुझे पता है। हमें ऐसा कुछ डेटा निकालना होगा जिससे हम वो देख, उस जिससे हम कुछ लॉजिक निकाल सकते हैं ना, है ना? यस सर। एक मिनट में बताता हूँ। तो लीप ईयर का सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो देखो, लीप ईयर जो होता है ना, इन एवरी 4 ईयर सर। हाँ क्या होता है, क्योंकि इन हम, एवरी 4 ईयर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ हाँ, 4 ईयर। तो देखो क्या होता है, लीप ईयर 5 साल में एक बार आता है, यानी 5 साल में, यानी कि जो अभी अभी कौन सा चल रहा है हमारा, 2020, अब मे बी अभी 2025, अभी 6 लगेगा, मे भी समझ जाओ कि लास्ट जो ईयर था 2025, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो लीप ईयर नहीं था, जो हमारा 2025 है, वो अगर लीप ईयर था, ठीक है, तो इससे अगले वाला लीप ईयर कब आता है? वो आता है 2030 को, बराबर है? 2030 को लीप ईयर होगा, बराबर है कि नहीं ईश्वरी? है ना? और यानी 4 साल। 29 को होगा ना सर। हम्म, 29 को होगा ना। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया। हाँ, तो अगर मेरा 2025 को लीप ईयर है, तो आगे 4 साल, 4 ईयर बैक, 4 ईयर लेटर क्या होगा, मेरा आगे वाला दूसरा लीप ईयर आ रहा होगा, मे बी 2029, या राइट, दैट इज रॉन्ग फ्रॉम माई साइड, तो ये लीप ईयर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हर 4 साल बाद में एक लीप ईयर आता है। लीप ईयर एक्चुअली 2029, यहाँ पे हम क्यों नहीं, क्यों हम 4 साल क्यों नहीं बोलते हैं? वाई वी से कि, आपको पता है कि, ओके, जस्ट 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 गो लाइक दिस, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी कैन डू हियर, हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? हम चेक कर सकते हैं कि जो भी ईयर है, ठीक है, अगर मेरा ईयर डिवाइडेड बाय 4, अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा होगा, तो ये क्या होगा, ये एक लीप ईयर होगा। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? बोलो बोलो, हाँ। हाँ सर, स्कूल में भी ऐसा ही सिखाया है। एक ये भी होता है, ओके देखो, लीप ईयर के बारे में एक और मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, ठीक है? लीप ईयर में 2-3 कंडीशन आती है जो कि हमें चेक करना होता है।
सबसे पहला जो समझ में बोलता हूँ, जो लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। ओके, लीप ईयर है। सबसे पहले क्या क्या चेक इसके अंदर करना पड़ता है? सबसे पहले लीप ईयर जो है ना, उसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट बाय 4, क्योंकि हर 4 ईयर बैक्स वो रिपीट होता है। डिवाइड बाय 4, तो डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं, है ना। दूसरी पता है, जो लीप ईयर होता है ना, वो 100 से डिवाइड नहीं होता। वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। गाइस देखो, हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। लीप ईयर जो है ना, वो 4 से तो डिवाइड होता है, और वो होना चाहिए। उसका जो सिग्निफिकेंस है, जो कि हमने बोला कि 4 साल में एक बार आता है, वो होना चाहिए। वो डिवाइड बाय 4 होना चाहिए। बट वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट डिवाइडेड बाय 100, यानी वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, और वो होता भी नहीं है। बट वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। 4 से तो होता ही है, 4 से तो हो गए हो, बट वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर वो 100 से डिवाइड हो रहा है, तो वो लीप ईयर नहीं होता फिर। ओके, तो यहाँ पे ये 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। लीप ईयर में ओनली 4 एंड 400 इससे डिवाइड होता है, तो ही वो लीप ईयर होता है। ठीक है, 4 या 400, इनमें अगर हमारा जो कंडीशन वो बैठता है, तो वो लीप ईयर होता है। अगर नहीं बैठता, तो हम उसको लीप ईयर नहीं बोलते। ऑल्सो ये भी एक कंडीशन है कि वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? देखो, एक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये जो हमने यहाँ पे एक कंडीशन निकाली है ना, इसका मतलब क्या है? मैं बोलता हूँ कि 2020, ठीक है, लीप ईयर था कि नहीं? ये 2020 जो है ना, एक लीप ईयर था। ओके गाइस, 2020 जो था ना, ये लीप ईयर था हमारा। ठीक है, ओके, जस्ट रिमाइंड यू, इट इज अ लीप ईयर। वी हैव इट्स गॉन, बट इट वाज अ लीप ईयर। ठीक है, ये लीप ईयर था। ओके, तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, सो 2020 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, डिवाइडेड है मॉड्यूलर 4, इक्वल टू अगर 0 आता है, तो ये लीप ईयर है। इट इज ऑफ कोर्स, इट इज फॉलोइंग कंडीशन, ये ट्रू आता है, इट इज ट्रू। ओके गाइस, ये ट्रू आता है, तो एक लीप ईयर है। ये किसका एग्जांपल मैंने दिया कि डिवाइडेड बाय 400 होना चाहिए। ठीक है, सॉरी सॉरी, डिवाइडेड बाय 4 एंड 400, तो डिवाइडेड बाय 4 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और ताकि इसको आपको अच्छे से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आराम से समझेंगे। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, आराम से समझेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले हमें वो, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना गाइस, सबसे पहले हमें क्या समझ लेना है कि क्या है वो, क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए। एक तो उसका ये होता है, तो ये एक लीप ईयर है। यस, इट इज अ लीप ईयर। वो प्रूफ भी है हमारे पास में, वो था। ओके, ये है। दूसरा जो है ना, दूसरा केस क्या होता है? एक तो हम डिवाइडेड बाय 4 करते हैं उसको, ये तो पहला केस हो गया, दैट इज डन। दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस देखते हैं कि हमारा जो भी लीप ईयर है ना, वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। वो किससे डिवाइड हो सकता है? वो 4 से डिवाइड हो सकता है, और 400 से हो सकता है। इन दोनों से ही हो सकता है, 4 एंड 400। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 एंड 400 एक ही टाइम पे लिखा था। तो 4 एंड 400 से अगर वो डिवाइड हो रहा है, तो ही वो लीप ईयर होता है, नहीं तो नहीं होता। 4 एंड 400 से होता है, बट वो अगर 100 से हो रहा है, तो वो लीप ईयर नहीं है। ओके, इसलिए हमें चेक भी करना है कि वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर वो हो रहा है, तो फिर वो लीप ईयर नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि नहीं था लीप ईयर, विच इज दिस। ओके, 90s। तो ये तो हमारा लीप ईयर नहीं था। ये हमारे पास प्रूफ है, ये लीप ईयर नहीं था। ठीक है गाइस, ये लीप ईयर नहीं था। ओके, अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये लीप ईयर नहीं था, समझ में आया? ये लीप ईयर नहीं था। बट इसके बाद में अगर हम चेक करेंगे ना, तो ये 100 से डिवाइड होता है। ये 100 से डिवाइड होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे हमने बोला, ये नहीं होना चाहिए, है ना। ये 100 से डिवाइड होता है, सॉरी, ये 100 से डिवाइड होता है, बट ये 400 से डिवाइड नहीं होता। समझ आ रहा है गैस? ये 100 से डिवाइड होता है, और 400 से नहीं होता। इसका मतलब क्या है? कि ये लीप ईयर नहीं है, नॉट अ लीप ईयर। बात समझ में आ रहा है? बोलिए, इसको थोड़ा सिंपल करो। और देखो, हमें ऐसा देखना है कि अगर कोई भी ईयर अगर
100 से वो डिवाइड हो रहा होगा तो वो लीप ईयर नहीं है। समझ में आया? अगर वो 100 से डिवाइड हो रहा होगा तो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर कब होगा? जब वो ओनली 4 एंड 400 से डिवाइड हो रहा होगा, तभी वो लीप ईयर है। अगर वो 100 से, अगर वो 4 और 4 अगर वो 4 और 400 से डिवाइड हो रहा होगा तो ही लीप ईयर है। अगर वो 100 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 100 से डिवाइड हो रहा है तो पहले ही केस फॉल्स होगी, तो यहाँ पे ये लीप ईयर होने ही नहीं वाला। समझ आया? बोलो बोलो। हाँ गाइस, समझ आ रही है बात कैसे करते हैं हम इसको सॉल्व? हाँ सर। तो इसको आपको बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, नो रॉकेट साइंस। हमें चेक करना है कि अगर जो ईयर है, जो लीप ईयर है, में भी ईयर है, ईयर लीप भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हम ओनली ईयर मान लें, कोई भी ईयर है। अगर वो 4 एंड 400 से, अगर वो 400 इसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो एक लीप ईयर है, हम उसको बोलेंगे लीप ईयर। ओके ओके। बट अगर जो ईयर है वो 4 और 400 से नहीं हो रहा है डिवाइड, उसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, बट वो 100 से डिवाइड हो रहा है, यानी 100 से, अगर 100 से करोगे इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, तो इन दैट केस हम उसको नॉट अ लीप ईयर बोलते हैं। समझ आया? बोलिए, समझ में आया? सबसे पहले हाँ अगर इन दोनों से हो रहा होगा तो हम बोलेंगे लीप ईयर। एक और कंडीशन डालना है कि वो 100 से नहीं होना चाहिए। एक आपको नेस्टेड स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज अ नेस्टेड स्ट्रक्चर। क्योंकि सबसे पहले डिवाइड करने से पहले आप देख लोगे कि वो 100 से तो नहीं हो रहा। अगर 100 से नहीं हो रहा होगा तो फिर आप आगे उसको चेक करवाओ। अगर 100 से हो रहा होगा ना तो वहीं पे बोल दो नॉट अ लीप ईयर। समझ में आया? ओके। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल, सिंपल यहाँ पे बता देता हूँ, कोड आप करना, ठीक है? खुद आप कोड करके देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, तो मैं बोलता हूँ इंटीजर, या फिर ओके इंटीजर ईयर, लेट्स से 2020, ठीक है? मैं बोलता हूँ इफ, सबसे पहले में जो ईयर है वो ईयर है, अगर वो मॉड्यूलर 100 इक्वल टू 0 हो रहा होगा, तो यहीं पे ये कंडीशन क्या हो रही है, ये किसकी कंडीशन है? नॉट अ लीप ईयर की, है ना? बोलो, है ना? है कि नहीं ईश्वरी? बोलो, नॉट अ लीप ईयर। समझ आया? यस सर। तो इसके एल्स में क्या लिख देंगे? अगर ये ट्रू हो गया तो इसका मतलब क्या है कि, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने इक्वल टू किया है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू होना चाहिए, है ना? समझ आया? क्योंकि अगर इक्वल टू हो जाता है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ओके, इफ इट्स नॉट मेकिंग सेंस, लेट्स गो इनटू हियर। क्या होना चाहिए? देखो, अगर मैं जो ईयर है, ईयर अगर इक्वल टू, ओके सॉरी, ईयर ईयर मॉड्यूलर 100 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि जो 100 है वो ईयर को पूरा डिवाइड करके उसका रिमाइंडर 0 कर रहा है, तो ये किसकी केस है? नॉट अ लीप ईयर की बराबर है कि नहीं? बोलो ईश्वरी, है कि नहीं? ये नॉट अ लीप ईयर की है ना कंडीशन? समझ यस आया? सर। हाँ। बट होता होगा क्या प्रॉब्लम, ये क्या दे देगा, एक तो ये ट्रू देगा, ये फॉल्स देगा। ये ट्रू, अगर ये ट्रू हो जाता है, ये ट्रू हो जाता है तो क्या हो जाएगा, अगर ये ट्रू हो गया तो ये इसके अंदर घुस जाएगा, बराबर है? बोलो, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, अगर मैं ये लिखा हूँ, ये लिखा हूँ, तो ये अगर ये ट्रू हो गया तो ये इफ के अंदर घुस जाएगा, बराबर है? समझ आया? ये इफ के अंदर घुस जाएगा, तो मुझे उसके अंदर नहीं घुसने देना, क्योंकि अगर ये कंडीशन आती है तो हमें इफ के अंदर नहीं जाना है। समझ आया? हमें एल्स में जाना है, बराबर है? अगर यहाँ पे ये जो कंडीशन हमने लिखी है, अगर मेरा ईयर डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0 है, तो इस केस में अगर ये ट्रू हो जाता है तो वो नॉट अ लीप की कंडीशन है। देखो यहाँ पर नॉट अ लीप ईयर की कंडीशन है, तो इस केस में हमें एल्स में जाके बोलना था कि नॉट अ लीप ईयर, है ना? ऐसा प्रिंट करना था ना, नॉट अ लीप ईयर वाला, ऐसा। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? अगर ये ट्रू हो जाता है तो वो इफ के अंदर चला जाएगा। ये तो ऑफ कोर्स, अगर कोई भी कंडीशन ऊपर जो ट्रू होती है, अगर वो ट्रू हो जाता है तो वो इफ के अंदर जाता है, अंदर वाले बॉडी में एंटर करता है। बट अगर ये ट्रू हो गया तो हमें अंदर नहीं जाना है, क्योंकि अंदर तो हम एक्चुअल 4 और 100 से डिवाइड करने का वाला चेक करेंगे। बट अगर ये ट्रू हो जाता है तो वो इफ के अंदर जाना है, इफ के अंदर नहीं जाना है, हमें यहाँ यही से एल्स में जाना है। तो इसलिए हम यहाँ पे इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं देखेंगे, हम बोलेंगे नॉट इक्वल टू, यानी जो ईयर मॉड्यूलर 100 नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हम उसको अंदर जाने देंगे। समझ आया? समझ आया?
क्योंकि यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं डिसिमिलैरिटी। समझ में आ रहा है क्या गाइस? डिसिमिलैरिटी। देखो मैं आपको एक सिंपल सिंपल बताता हूँ, बहुत इजी है, डरना नहीं है, बहुत इजी है। देखो होता क्या है, अगर मेरा ईयर मॉड्यूलर 2 मॉड्यूलर 10 नॉट इक्वल टू 0 है, मुझे बताओ नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि हम उसको आगे चेक करवा सकते हैं, यानी वो 100 से उसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, बराबर है। अगर मैं नॉट इक्वल टू 0 बोलता हूँ तो 100 से उसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है ना, बराबर है ना। 100 से उसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है गाइस। अगर मैं बोलता हूँ ईयर मॉड्यूलर 100 नॉट इक्वल टू, क्या बोला है, नॉट इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू चेक करता हूँ मैं, अगर मैं चेक करता हूँ नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है कि जो ईयर को मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ उसका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है कि 100 उसको टोटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रहा है? और वो हमें चेक भी करना है कि 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, बराबर है गाइस? बोलो, समझ आया ना क्या? अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसी केस में हम उसको अंदर भेजेंगे। अंदर कहाँ पे भेजेंगे? यहाँ पे, इस केस में। और यहाँ पे चेक करेंगे इफ अगर मेरा ईयर, अगर मेरा ईयर डिवाइड मॉड्यूलर 4 इक्वल टू 0 होता है, एंड भी लगा सकते हो, एंड मेरा ईयर मॉड्यूलर 400 इक्वल टू 0 होता है, ऐसा होगा तो आप क्या बोलोगे? ईयर इज अ लीप। ओके, समझ में आ गया? बोलो, है ना इजी? ईश्वरी तन्वी, एक और बार इसको थोड़ा डाइसेक्ट करके बताओ। बोलो बोलो। हाँ सर। देखो हमें दो चीजें देखना है, दो चीजें देखना है। एक चीज क्या देखना है कि जो ईयर है ना, हमें दो इस पे फोकस करना है। जो ईयर है ना, वो 100 से डिवाइड अगर अगर करते हैं और उसका अगर रिमाइंडर वो 0 आ जाता है, तो ये नॉट अ लीप की कंडीशन है। क्या है? नॉट अ लीप, बराबर है। समझ में आ गया? Guys, इतना समझ आया? दैट मेक सेंस टू यू? बोलो, ये समझ आया यहाँ तक? यस सर। यस हाँ सर। हाँ, तो देखो अगर मैं इफ एल्स लिखता हूँ, अगर मैं नेस्टेड नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज करता हूँ, इफ एल्स वाला जो नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज करता हूँ, तो सबसे पहले मेरे बाहर वाला इफ आ गया, इफ आ गया। फिर यहाँ पे करेंगे, मेरा जो ईयर है मॉड्यूलर 100 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बराबर है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तभी तो वो एक लीप की कंडीशन होगी ना, तभी तो एक लीप की कंडीशन होगी ना। बोलो, तभी तो एक लीप की कंडीशन फुलफिल करता है ना। समझ आया? अगर ये, अगर मेरा ईयर मॉड्यूलर 4 सॉरी मॉड्यूलर 100 इक्वल टू 0 होता है, ये तो नॉट अ लीप की कंडीशन है, बराबर है। समझ में आया? तो हमें कौन सी कंडीशन देखनी है? हमें लीप की कंडीशन देखनी है। कौन सी कंडीशन देखनी है? लीप की कंडीशन। तो हमने क्या बोला है कि मेरा ईयर मॉड्यूलर 100 नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या है? अ लीप की कंडीशन है। समझ आया? अ लीप ईयर होगा ये, क्योंकि उसका जो ईयर है वो डिवाइड बाय 100 करके वो 0 नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये एक लीप की कंडीशन है। समझ आया? बोलो, 0 नहीं आ रहा है, 0 आ रहा होगा तो वो लीप ईयर नहीं होगा। नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, नॉट इक्वल टू है ना, 0 को छोड़ के और कुछ नंबर्स आ रहे हैं, 0 नहीं आ रहा है, तो वो एक वैलिड होता है। देखो यहाँ पे अगर ईयर मॉड्यूलर 100, एक लिखता हूँ यहाँ पे, बोलता हूँ ईयर, ईयर मॉड्यूलर 100 डिवाइड करके रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वो लीप की कंडीशन है। किसकी किस कंडीशन है? लीप ईयर की कंडीशन है। समझ आ रहा है? बताइए। हाँ हाँ हाँ, सर। ईयर हाँ इज अ सर। लीप। हाँ, तो नॉट इक्वल टू, इसलिए हमने क्या बोला है, ईयर इफ ईयर मॉड्यूलर 100 नॉट इक्वल टू, क्योंकि अगर इक्वल टू हो जाता है तो वो नहीं है ईयर लीप की कंडीशन, इसलिए हमने बोला है नॉट इक्वल टू। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उस केस में हम आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो एल्स में जाके डायरेक्ट लिख देंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, 0 हो रहा है, नॉट नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, हम बोलेंगे ईयर इज नॉट लीप, ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ओके, लीप ईयर ये बोल देंगे, ठीक है। ओके, अगर 0 नहीं आएगा तो आगे बढ़ेंगे। अगर 0 आ गया है तो हम बोलेंगे एल्स में जाके डायरेक्टली बोल देंगे नॉट इज नॉट अ लीप ईयर।
ओके, अब यहाँ पे चेक करते हैं इफ। क्या चेक करेंगे? अब चेक करेंगे जो मेरा ईयर है। देखो अब ये अंदर वाला इफ कब एग्जीक्यूट होगा, जब बाहर वाला ट्रू हो जाएगा। ओके, अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो ही अंदर आएगा। अगर मेरा ईयर मॉड्यूलर 4 इक्वल टू जीरो हो जाता है। ओके, एक तो ये हो जाए, ईयर मॉड्यूलर 4 इक्वल टू जीरो हो जाए, या फिर और और मेरा मेरा जो ईयर है वो मॉड्यूलर 400 इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, इन दोनों ही केस में ये लीप ईयर होता है। अगर ईयर मॉड्यूलर 4 इक्वल टू जीरो हो जाए, या फिर ईयर मॉड्यूलर 400 इक्वल टू जीरो हो जाए, दोनों ही केस में इज अ लीप ईयर। समझ आएगा इस? बल्कि बताइए कैसे हम सॉल्व करते हैं। हम्म, समझ आया? बोलो। Yes, sir. ओके, बट अगर ऐसा भी नहीं हो रहा होगा, ये इफ का एल्स भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे एल्स भी लिख सकते हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नॉट अ लीप ईयर। सिस्टम डॉट प्रिंट इस ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट अ लीप, नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, समझ आ गया बात कैसे करते हैं? तो देखो यहाँ पे हमने नॉट चेक किया। यहाँ पे नॉट क्यों चेक किया? क्योंकि अगर वो जीरो हो जाता है, अगर ईयर मॉड्यूलर 100 जीरो हो जाता है, रिमाइंडर जीरो हो जाता है, तो वो ईयर लीप ईयर की कंडीशन नहीं है, इसलिए हमने नॉट चेक किया है। अगर नहीं होगा तो ही अंदर आओ, अगर होगा तो डायरेक्टली एल्स में जाके बोल दो नॉट अ लीप ईयर। अगर ये जीरो आ रहा होगा, अगर मेरा ईयर मॉड्यूलर 100 जीरो आ रहा होगा, तो हम डायरेक्टली एल्स में जाके बोल देंगे इट्स नॉट लीप ईयर। बट अगर वो जीरो नहीं आ रहा है, जीरो को छोड़ के और कोई आ रहा है, तो मीन्स वो लीप ईयर के कंडीशंस में आता है। अब मुझे चेक करना है कि आगे वो डिवाइडिंग होता है कि नहीं। बोलूंगा अगर ईयर मॉड्यूलर 4 इक्वल टू जीरो, और ईयर मॉड्यूलर 100 मॉड्यूलर 400 इक्वल टू जीरो, एक तो ये हो जाए एक तो ये हो जाए, दोनों में से भी एक हो गया तो चलता है, वो लीप ईयर होता है। हम बोलेंगे ईयर इज अ लीप। अगर नहीं होगा तो इसका एल्स ब्लॉक लिखा हुआ है, नॉट अ लीप। समझ में आया? बताइए ईश्वरी, आस्था, बताइए Yes, समझ sir. आया? पक्का बताओ, इसमें कुछ कहीं पे भी कुछ भी कोई भी टर्म अगर नहीं समझ में आया तो ना मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। No, sir. सब समझ आया. नहीं सर, समझ में आया। हाँ, तो हम नॉट चेक करते हैं। अगर मैं इक्वल टू जीरो चेक करूंगा ना, तो वो लीप की कंडीशन नहीं होगी, और फिर भी हम अंदर जाके उसको फिर से चेक करवा रहे होंगे इफ के अंदर। यानी देखो, एक मैं आपको एक थोड़ा ट्राई करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू जीरो लिख देता हूँ, अगर ये इक्वल टू जीरो है, तो एक्चुअली ये कंडीशन नहीं होती है लीप की। अगर मैं इक्वल टू जीरो लिख दूँ और फिर इसके बाद में अंदर आ गया, ये तो पहले ही गलत है, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए। तो ये तो हम आगे बढ़ेंगे ना। अगर इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं है। अगर वो नहीं है, अगर मैं इक्वल टू जीरो लिख देता हूँ और फिर अंदर आएगा, नहीं है तो भी फिर मेरे अंदर आएगा, फिर भी चेक करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ही नहीं है, हमने पहले ही चेक कर लिया बाहर, वो नहीं बैठता है लिप के अंदर। अगर मैं इक्वल टू जीरो लिख देता हूँ ना, तो वो अंदर आएगा और फिर चेक करेगा। और फिर यहाँ पे तो कैलकुलेट कर ही लेगा कि वो है कि नहीं है। बट यहाँ पे उसको भेजना ही नहीं है, क्योंकि बाहर ही वो 100 से डिवाइड हो रहा है रिमाइंडर, जीरो आ रहा है, तो हमें वो जीरो वाली कंडीशन इसलिए नहीं डालना है। नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा होगा तो ही हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं आ रहा होगा तो हम एल्स में डाल के एयर से नॉट लिख को क्रिएट कर रहे होंगे। समझ आया? चलिए, तो आपको इसका भी कोड आप करना बहुत इजी है, कुछ नहीं है, मैंने तो कर ही करके करवा के कर दिया आपको कोड। तो मैंने आपको बस लिखना है, आपको पूरा टोटल पिक्चर कोड का तो दिख ही रहा है। ठीक है, चलिए और बताइए, और कुछ क्वेश्चंस है? हाँ, ईश्वरी, नुई, नो सर। आस्था, कोई भी प्रॉब्लम है? और बोलो बोलो। नहीं सर। ओके, ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी हम देख रहे थे हमारा कंडीशनिंग स्टेटमेंट, है ना? तो कंडीशनिंग स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या क्या देखा है, चलिए हम उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली हमारा टाइम हो चुका है गाइस, तो डोंट वरी, मैं आपको ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देने वाला। कंडीशनिंग स्टेटमेंट, ओके। बस हम एक टर्नरी ऑपरेटर देख लेते हैं, और वो बहुत इजी है, तो उसमें देखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या क्या देखा है? सबसे पहले इफ देखा, फिर इफ एल्स देखा है ना? फिर इफ एल्स इफ देखा है ना? इफ एल्स इफ, देन देखा है नेस्टेड इफ, है ना? तो अभी हमने जो क्वेश्चन है
उसके अंदर नेस्टेड इफ यूज किया, अगर आपने थोड़ा सा देखा होगा तो, है ना। और आता है स्विच केस, स्विच केस। ओके। ओके, तो हमने क्या क्या देख रखा है, इफ देखा है, एल्स देखा है, इफ एल्स इफ देखा है, नेस्टेड इफ देखा है, और स्विच जो है वो हम देखने वाले हैं। देखो स्विच में ना एक प्रॉब्लम है, देयर इज वन प्रॉब्लम विद द स्विच केस, इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर हम इसको अभी एग्जीक्यूट करते हैं तो देयर इज वन प्रॉब्लम विच वी आर गोइंग टू इनकाउंटर, प्रॉब्लम। ओके, विच वी आर गोइंग टू इनकाउंटर। अब ये प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये जो स्विच केस में एक प्रॉब्लम आता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए हमें आगे वाले कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ना पड़ेगा, यानी हमें पढ़ना पड़ता है ब्रेक। तो अभी तक हमने ब्रेक नहीं पढ़ा है, तो ब्रेक नहीं पढ़ा है तो जो प्रॉब्लम हम स्विच केस में आएगी तो वो हमें कैसे सॉल्व करना है वो पता नहीं, समझ में नहीं आएगा। यार स्विच केस के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम ब्रेक जो है वो सॉल्व करता है। अब ब्रेक तो हमने पढ़ा नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ। तो जैसे ही हम ब्रेक देख लेंगे ना, जैसे हम ब्रेक देख लेंगे वैसे ही हम अपने स्विच केस में वापस आ जाएंगे। जैसे हम ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेंगे, वहीं से हम हमारे स्विच केस पे वापस आ जाएंगे। और फिर स्विच केस को, पहले तो स्विच केस की प्रॉब्लम देख लेंगे कि क्या होती है, हमने ब्रेक कंप्लीट किया, फिर वहां से प्रॉब्लम देख लेंगे कि स्विच केस में क्या प्रॉब्लम आती है, और उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं और ब्रेक स्टेटमेंट को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं वो देख लेंगे। तो दोनों चीजें हम देख रहे होंगे जब हमारा ब्रेक स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है, जो कि आगे आएगा इन द फर्दर लेक्चर, हम ब्रेक को भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब मैं आपको एक लास्ट जो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज मैं बोलते बताता हूँ आपको, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर है गाइस। ओके, ये एक ऑपरेटर है, जैसे हमने ऑपरेटर देखे हैं ना, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर देखे हैं ना, उसी की तरह एक टर्नरी ऑपरेटर होता है। ओके, ये टर्नरी ऑपरेटर होता है। और टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर कुछ नहीं, एक शॉर्ट हैंड होता है इफ एल्स इफ लिखने का। यानी अगर मुझे इफ एल्स नहीं, इफ एल्स इफ नहीं, इफ एल्स। देखो, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, एक शॉर्टकट तरीका होता है इफ एल्स स्टेटमेंट को लिखने का। क्या होता है, शॉर्ट हैंड। जब भी हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं ना, शॉर्ट हैंड का मतलब होता है शॉर्टकट, शॉर्ट हैंड फॉर इफ एल्स। ओके, एक होता है शॉर्ट हैंड, होता है यानी शॉर्टकट होता है, शॉर्ट हैंड का हमेशा मतलब रखना शॉर्टकट। ओके, शॉर्टकट होता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम इफेल्स लिखते हैं ना, इफेल्स जब हम लिखते हैं, उसको हम टर्नरी ऑपरेटर से भी लिख सकते हैं, बिकॉज टर्नरी ऑपरेटर इज समथिंग लाइक, जो कि इफेल्स स्टेटमेंट को बहुत छोटे इसमें लिखने, यानी एक शॉर्टकट तरीका देता है लिखने के लिए। ओके, अब ये शॉर्टकट तरीका क्या है, कैसे टर्नरी ऑपरेटर लिखते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे पास एक मैं लिखता हूँ इंटीजर, इंटीजर n1 लेट्स से इज इक्वल टू 100, है ना, इंटीजर n2 लेट्स से इज इक्वल टू 74, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले टर्नरी ऑपरेटर काम क्या, अब इन दोनों में से मुझे लार्जेस्ट निकालना है, मुझे लार्जेस्ट निकालना है। अब लार्जेस्ट में पता है कि अब सबसे पहले इफ लिखते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी, लार्जेस्ट इज इक्वल टू ए। इफ इफ ए ग्रेटर देन बी, लार्जेस्ट इज इक्वल टू ए, एल्स लार्जेस्ट इज इक्वल टू बी, ऐसे लिखते हैं। इसको शॉर्ट हैंड तरीके से लिखने वाला जो एक तरीका होता है वो टर्नरी ऑपरेटर देता है। कैसे, सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा वेरिएबल, सो इंटीजर लेट्स से लार्जेस्ट, ये लिख दिया, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, ये लिख दिया लार्जेस्ट, इक्वल टू ये लिखा। इसके बाद में हम देते हैं कंडीशन, क्या देते हैं, कंडीशन, कंडीशन दे दिया। ओके, लार्जेस्ट इक्वल टू, यानी लार्जेस्ट वेरिएबल में अपने आप मेरा आंसर मिल जाएगा, बट ओके, लेट्स लेट्स गो, इंटीजर लार्जेस्ट इक्वल टू, क्योंकि जो भी आउटपुट आएगा मुझे इस लार्जेस्ट के अंदर स्टोर करवाना है, इसलिए मैंने लार्जेस्ट इक्वल टू लिखा है, ठीक है। कंडीशन जो होगी, ओके गाइस, ठीक है, ठीक है, कंडीशन, उसके बाद में आता है क्वेश्चन मार्क, बहुत इजी है, कंडीशन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कंडीशन क्वेश्चन मार्क। अगर मेरा जो कंडीशन है, जो कंडीशन, ये देखो, ये कंडीशन मैंने दे रखा है ना, ये कंडीशन। ओके, ओके, तो अगर मेरा जो कंडीशन है वो ट्रू हो रहा है, देखो हाँ, अगर मेरा जो कंडीशन है ये ट्रू हो गया, ठीक है, अगर वो ट्रू हो रहा है, ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम जिसको हमें रिटर्न करवाना है वो जिसको हमें लार्जेस्ट बताना है वो कर सकते हैं। जैसे अगर
इंटीजर लार्जेस्ट इज इक्वल टू कंडीशन क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, अगर ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे तो मैं ए ग्रेटर देन बी डालता हूँ, ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो लार्जेस्ट कौन होगा मेरा, ए होगा ना, लार्जेस्ट मेरा ए होगा गाइस। अगर मेरा ए हाँ ग्रेटर देन बी होता है तो लार्जेस्ट ए होगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद में डायरेक्टली डाल सकते हैं ए। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो क्या आउटपुट आना चाहिए, तो ये आप मैंने क्वेश्चन मार्क के बाद बाजू में लिख दिया। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो वहां उस केस में मेरे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या आना चाहिए, ए इज लार्जेस्ट, तो मैंने ए यहाँ पे लिख दिया। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या आउटपुट आना चाहिए, उसको हम क्वेश्चन मार्क के बाद में लिखते हैं। तो अगर मेरा ए ग्रेटर देन बी है तो अगर ये ट्रू हो जाती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो लिखा है आपने ए, वो मेरा आउटपुट आ रहा होगा विच इज ए, ए इज लार्जेस्ट। बट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये फॉल्स हो जाती है, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो हम, फॉल्स हो गया तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बस कोलन लगाना है और बोल देना है बी। यानी अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो गई है तो ए आउटपुट आ जाएगा, अगर नहीं हुई है तो मेरा आउटपुट आ रहा होगा बी। समझ आया, बस कोलन लगा के। तो ये जो पहला वाला है, ये अगर ट्रू है तो आउटपुट आएगा, अगर नहीं ट्रू नहीं है तो फॉल्स हो गया, तो ये जो फॉल्स केस में ये वाला आउटपुट आ रहा होगा। और ये बहुत बहुत इजी है, मे भी देखने में और लिखने में बहुत आपको लग रहा होगा क्या है, क्या लिख रहे हो, दिस इज वेरी 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 डिफिकल्ट। कुछ नहीं है डिफिकल्ट, मैं दो तीन आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, इस पे बहुत इजी है। जैसे देखो, इंटीजर n1 इज इक्वल टू लेट से 100, इंटीजर n2 इज इक्वल टू लेट से 74। बहुत इजी है गाइस, हाँ टेंशन नहीं लेना, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले इंटीजर लार्जेस्ट में एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंटीजर लार्जेस्ट, है ना, लार्जेस्ट बना लिया। ओके, इज इक्वल टू, सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्या है, अगर मेरा n1 इज ग्रेटर देन n2 है, ओके, अगर ये ट्रू हो जाती है तो जो ट्रू होने के बाद में आउटपुट आना चाहिए उसके आप उसको आप क्वेश्चन मार्क के बाद में लिखते हैं, तो क्वेश्चन मार्क n1। समझ आया यहाँ तक, बोलो। अगर n1 इज ग्रेटर देन n2 होता है तो ये ट्रू होता है तो क्या आउटपुट आना चाहिए, n1 मेरा आउटपुट आना चाहिए, यानी n1 आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोलन लगाना है n2। समझ आया, देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मेरा n1 इज ग्रेटर देन n2 है तो क्वेश्चन मार्क के बाद में क्या है, n1 है, तो ये वाला आउटपुट आ रहा होगा मेरे पास n1। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो कोलन के बाद में आ जाएगा एल्स n2। यानी अगर ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होता है तो n1 आउटपुट करवा दो, अगर फॉल्स हो जाता है तो n2 का आउटपुट करवा दो। समझ में आया, तो कोलन के बाद का जो है ना, यहाँ पे कोलन के बाद में जो लिखा है वो एल्स को दिखा रहा है, और कोलन से पहले जो लिखा हुआ है ना वो इफ को दिखा रहा है। समझ में आया, अगर ये ट्रू होता है तो n1 को आउटपुट करवा दो, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो n2 को आउटपुट करवा दो। देखो अगर मैं अभी लार्जेस्ट को प्रिंट करूँ, सिस्टम डॉट प्रिंट लार्जेस्ट, तो देखो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ रहा होगा, यहाँ पे मेरे पास आ रहा होगा n1। डोंट वरी, हम दो तीन क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व करेंगे तो समझ आएगा। देखो यहाँ पे 100 आया, दिख रहा है आपको, कैन यू सी 100 यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, दिखा क्या, दिखा, ईश्वरी, तन्वी, आस्था, आ रहा है यहाँ पे 100, हाँ सर। है ना। ये थोड़ा थोड़ा ट्रिकी होगा, डोंट वरी, हम इसको आगे वाले लेक्चर्स में यूज करेंगे बार बार तो समझ आएगा। देखो अब n1 इज ग्रेटर देन n2 है, यानी n1 ग्रेटर है, तो इसलिए मेरे पास n1 आउटपुट आया है। लार्जेस्ट प्रिंट किया ना तो लार्जेस्ट की वैल्यू n1 जो थी वो लार्जेस्ट के अंदर चली गई। ओके, अगर मैं यहाँ पे लार्जेस्ट n2 कर देता हूँ 7444 कर देता हूँ तो n2 लार्जेस्ट हो गया, तो जो लार्जेस्ट n2 होगा ना वो डायरेक्टली लार्जेस्ट में चला जाएगा, उसको प्रिंट कर देंगे अगर इसको रन करें। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, 7444 मेरे पास आउटपुट आ रहा है, आई एम गेटिंग 7444। इसको एक बार CLS करते हैं, ओके, और एक बार फिर से रन करते हैं, तो हमारे पास में क्या आउटपुट आ रहा होगा, तो यहाँ पे आ रहा होगा 7444, आ रहा है 7444, ये वाला। समझ आया, देखो, है ना। यस। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही इजी है। ठीक है, लेट्स से इंटीजर नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से नंबर इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि वेदर नंबर इज इवन और ऑड, तो हमें बस प्रिंट करना है नंबर इज इवन, नंबर इज ऑड। तो जो एक रिजल्ट बना लेते हैं, स्ट्रिंग रिजल्ट, है ना, ये रिजल्ट नाम का, कि नंबर इवन है या ऑड है, ये इस रिजल्ट में आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू, कंडीशन डाल देते हैं, अगर मेरा नंबर अगर मेरा नंबर मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0 है तो क्वेश्चन मार्क के बाद में जो आउटपुट दिखाना है वो प्रिंट करूंगा, मैं बोलूंगा इज इवन, है ना। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो कोलन के बाद में लिखूंगा, जो अगर नहीं होता है बोलूंगा इज ऑड। समझ आया, बोलो, देखो कितना इजी है, एक ही इसमें लिख दिया हमने, दिख रहा है,
है कि नहीं इजी। तो अगर नंबर इवन होगा तो इज इवन आ जाएगा आउटपुट, अगर नंबर इवन नहीं है तो ये वाला आउटपुट आ जाएगा इज ऑड। समझ आया? देखो आ रहा है अभी ध्यान में। अभी अगर मैं रिजल्ट को प्रिंट करूंगा सिस्टम आउट डॉट प्रिंट रिजल्ट, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? देखो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला हमारा हमारा आउटपुट आ रहा होगा विच इज दिस, ये वाला हमारा रिजल्ट हो रहा होगा। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला आउटपुट करवा दो। समझ आ रहा है? अगर ट्रू होता है तो ये कर दो, नहीं होता है तो ये कर दो कोलन के बाद में। समझ आया? अगर इसको प्रिंट करें तो क्या आ रहा होगा हमारे पास आउटपुट? देखो इज इवन आ रहा है ना, आ रहा है इज इवन। ईश्वरी तन्वी, अगर मैं यहाँ पे 17 कर देता हूँ विच इज ऑड नंबर, अगर इसको अभी रन करें तो आपको ये वाला आउटपुट आ रहा होगा इज ऑड। दिखा इज ऑड? दिखा? Yes. शॉर्ट हैंड तरीका है बस लिखने का, बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, एक और देखते हैं। चेक वेदर द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट, ये वाला क्वेश्चन हमने किया है। लेट डू दिस। इंटीजर एज इज इक्वल टू लेट्स से 18। ओके, ये है, ये कर लेते हैं, है ना। अब एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर, सॉरी स्ट्रिंग, क्या बोल सकते हैं इसको, ओके इसको भी मैं रिजल्ट नाम देता हूँ। रिजल्ट इज इक्वल टू, ओके मैं बोलता हूँ कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन, अगर मेरा एज यानी जो एज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 होता है। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन मार्क के बाद में हम बोलेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे बोलेंगे इज एलिजिबल। ओके एलिजिबल, ओके। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बोलेंगे नॉट एलिजिबल। समझ आया? बोलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अभी पहले से? हाँ, स्पेलिंग हाँ मिस्टेक है, सर। नॉट एलिजिबल, ये ऐसा कर यस दिया। सर। हाँ देखो कितना इजी है। अब प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, ओके साउट कर देंगे अब यहाँ पे रिजल्ट, है ना। देखो रीडर नहीं रिजल्ट, ठीक है देखो आ गया। तो अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू होता है तो इज एलिजिबल आउटपुट आ जाएगा। बट अगर नहीं होता है तो कोलन के बाद में क्या लिखा हुआ है, नॉट एलिजिबल, तो ये आउटपुट आ रहा होगा। अभी मेरा ये ट्रू है तो एज इज 18 है, तो अगर इसको रन करें तो क्या आ रहा होगा आउटपुट? तो आपको दिख रहा होगा इज एलिजिबल आ रहा है। बट अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं सीएलएस कर देता हूँ एक बार। सीएलएस है ना, क्लियर हो जाता है पूरा। अगर देखोगे तो यहाँ पे इज एलिजिबल आ रहा है ना, 18 और 18 से ऊपर है, बिकॉज हमारी एज जो है वो 18 है। अगर मैं एज जो है वो 10 कर देता हूँ तो अभी ये फॉल्स हो गया। फॉल्स के किस में मेरे पास ये वाला आउटपुट आ रहा होगा, नॉट एलिजिबल। अगर इसको रन करें तो मेरे पास क्या आएगा, नॉट एलिजिबल आ रहा है। समझ में ईश्वरी तन्वी? बोलो। Yes sir. देखो कितना कंसाइज है। इफ एल्स में कितना लिखना पड़ता है, इफ लिखो फिर ओपन ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, फिर एल्स लिखो फिर ओपन ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, उसके अंदर लार्ज इज इक्वल टू ए, लार्ज इज इक्वल टू ए और लार्ज इज इक्वल टू बी लिखो। यहाँ पे देखो एक ही लाइन में सारा काम हो रहा है। तो एक शॉर्टकट तरीका है इफ एल्स लिखने का। बट अगर आपके पास में इफ एल्स आप तभी यूज करते हैं जब आपके पास में एक ही कंडीशन होती है, यू हैव ओनली वन कंडीशन। बट अगर हमारे पास में मल्टीपल कंडीशन है, यानी मुझे दो कंडीशन चेक करना है, तो उस केस में फिर ये टर्नरी ऑपरेटर यूज नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक ही कंडीशन ना डाल सकते, आप दो कंडीशन नहीं डाल सकते। समझ आया ईश्वरी? समझ में आ रहा है ईश्वरी तन्वी आस्था? हाँ सर। हाँ, तो आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस है लार्जेस्ट, इवन, ऑड, एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट, इसको आप टर्नरी ऑपरेटर से करके देखो। और जब आप टर्नरी ऑपरेटर यूज करोगे ना तो आप इफ एल्स को नहीं ही यूज करोगे, आप डायरेक्टली ये ऐसे ही कर दोगे। ठीक है। हाँ, एक और चीज होती है, मगर इफ के अंदर आपके बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे तो हमने ओनली इज एलिजिबल प्रिंट करवा रहे हैं, बट इफ के अंदर ऐसा समझो कि 4-5 लाइन्स हमने और लिखना है, तो फिर उस केस में वो नहीं चलेगा। इट शुड हैव ओनली वन एक्सप्रेशन, एक ही स्टेटमेंट होगा। इसमें इज एलिजिबल है, नॉट एलिजिबल है, एक एक ही स्टेटमेंट है। मगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो फिर उन केस में हम इसको नहीं यूज करेंगे, हम इफ और एल्स को यूज करेंगे। ठीक है, हो गया guys? समझ में आ रहा है बात? हाँ हाँ, चलिए तो